हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर जितने भी टॉपिक आपके हैं, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर, उनमें आपके जो भी आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टॉपिक आपका है शीत युद्ध। शीत युद्ध जुड़े हुए सारे टॉपिक को मैं आपको कवर करवाऊंगा और शीत युद्ध से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका नज़दीक एग्जाम है और हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। होता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं कि शीत युद्ध है क्या। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे कोरोना के टाइम में पढ़ाई किए नहीं थे और उन्हें जो है 12वीं की जो डिग्री है वो आराम से मिल गया था, जिस कारण से उन्हें शीत युद्ध के बारे में नॉलेज नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोग बता दूँ कि शीत युद्ध का जो टॉपिक है छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है और इसको आपको ध्यान से इसको कवर करना है, ठीक। और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो, ठीक। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक। तो दोस्तों बता दें कि शीत युद्ध वास्तव में होता क्या है, ठीक, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध। इतनी नॉलेज सबको होती है कि कोल्ड वॉर है, क्योंकि 12वीं के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि वास्तव में युद्ध ना होना, वास्तव में युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है, ठीक। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल में बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग 45 सालों तक शीत युद्ध का दौर चला। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड जाऊं तो बता दूं कि आपको कि 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा, अर्थात दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा, दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा। दूसरे विश्व युद्ध में 2 तरह के राष्ट्र थे, एक आपके मित्र राष्ट्र और एक आपके धोरी राष्ट्र, एक आपका एक्सिस पावर और एक आपका अलाइड पावर। जो मित्र राष्ट्र में देश थे उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, ये प्रमुख देश थे। धोरी राष्ट्र में जब बात करें तो जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी इत्यादि देश जो थे ये विश्व युद्ध को जन्म दिया। विश्व युद्ध के जन्म होने के, दूसरे विश्व युद्ध के होने के कई कारण हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ क्यों। अभी मैं टॉपिक दिखाऊंगा आपको शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में हम देखते हैं कि जब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो मित्र राष्ट्र की जीत हो गई और धुरी राष्ट्र यहाँ पे हार गया। जब धुरी राष्ट्र हार गया तो इन्हीं मित्र राष्ट्र में एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं, सोवियत यूनियन, USSR, ये दोनों एक ऐसे पावरफुल शक्ति रूप के रूप में निकले जिनमें दोनों का मानना था कि जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है पूरे दुनिया की जो है लीड चले, अर्थात मैं जो बोलूं वो दुनिया पर लागू हो। अर्थात अमेरिका का मानना था कि मैं जो है पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर दुनिया के तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, जबकि सोवियत संघ कहता था कि नहीं, मैं जो है साम्यवाद के आधार पर दुनिया को आगे तक ले जाऊंगा। आपको पता होगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपके पुराने ख्याल के और एक आपके नए ख्याल के। अक्सर हम देखते हैं कि पुराने और नए ख्याल के लोगों में बातचीत नहीं बन पाती, क्योंकि उन दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही था। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर हम दुनिया को चलाएंगे। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर राज्यों का नियंत्रण होता है, जबकि साम्यवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिनमें उत्पादन के साधन पर राज्यों का नियंत्रण होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो आराम से इसको हेडिंग बाय हेडिंग लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आप ऑप्शन देंगे कि पूंजीवाद होता क्या है और साम्यवाद होता क्या है। तो एक समाजवाद अलग होता है, साम्यवाद अलग होता है। पूंजीवाद अर्थात एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा फिलोसफर जिनमें हम देखते हैं कि उत्पादन के साधन पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और
साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिनमें उत्पादन के साधन पर राज्यों का नियंत्रण होता है। यही वैचारिक मतभेद, यही आइडियोलॉजी इतनी बेकार हुई कि आगे चल करके शीत युद्ध का जन्म हुआ। और यह शीत युद्ध लगभग 1951 तक 1991 तक 91 तक चलता रहा। लगभग 45 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा और इस शीत युद्ध के दौरान बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है और इस घटनाओं ने किस प्रकार से शीत युद्ध के तनाव को आगे बढ़ाया वो मैं भी आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध के कारण या इसके उदय के कारण बताओ, किस प्रकार से शीत युद्ध ने दुनिया को एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध के आग में ढकेलने वाला था, लेकिन शांतिपूर्वक से यह युद्ध रह गया था। क्या क्यों रह गया था? इसका मेन कारण था शक्ति संतुलन। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि शीत युद्ध के कारण बताएं, अर्थात शीत युद्ध के उदय के क्या कारण थे। तो अलग अलग जो है इसके पॉइंट दिए गए हैं जिनमें आपको पॉइंटों को आसानी से सॉल्व करना है। ठीक, बहुत सारे पॉइंट है और यही पॉइंट आपको नंबर देंगे। पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर देंगे। जैसे कि पहला हम कहते हैं वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजी अलग होना, विचारधाराओं में मतभेद, वैचारिक मतभेद, ये शीत युद्ध के जन्म का पहला कारण है। दूसरा आपका पूर्वी यूरोपीय देशों पर, पूर्वी यूरोप के देशों पर सोवियत संघ का कब्जा, सोवियत संघ का कब्जा। तीसरा पॉइंट मैं कहता हूं आपको अमेरिका द्वारा परमाणु बम का हमला, परमाणु बम का हमला। ठीक, तीसरा पॉइंट कहते हैं इसमें सैनिक गुट का निर्माण, सैनिक गुट का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं मार्शल योजना, मार्शल योजना। नेक्स्ट आगे पॉइंट आते हैं तो कोरिया संकट आया था, कोरिया संकट। अगर हम और आगे जाते हैं तो क्यूबा मिसाइल संकट आया था, क्यूबा मिसाइल संकट। एक पॉइंट और देंगे तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन इतने पॉइंट आपके लिए इनफ है आपके 20 में 25 में 25 नंबर लाने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं तो आपके आराम से 20 में से 20 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि वैचारिक मतभेद, पूर्वी यूरोपीय देशों पर सोवियत संघ का कब्जा, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का हमला, सैनिक गुट का निर्माण, मार्शल योजना, कोरिया संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अर्थात क्यूबन मिसाइल संकट। शीत युद्ध का जन्म 1945 में हुआ और 1991 में खत्म हुआ। ठीक, शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। ठीक, शीत युद्ध का जन्म उस टाइम हुआ जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, दो बड़ी महाशक्तियां विश्व में निकल कर आई। अमेरिका का मानना था कि मैं दुनिया को पूंजीवादी के रास्ते पर ले चलूंगा, जबकि सोवियत संघ का मानना था कि मैं दुनिया को साम्यवादी के आधार पर आगे ले चलूंगा। इन विचारधाराओं में मतभेद होने के कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ। यह हो गया आपका वैचारिक मतभेद। अब वैचारिक मतभेद में पूंजीवाद को आपको एक्सप्लेन करना है कि पूंजीवाद है क्या और साम्यवाद है क्या। तो बता दिया आपको पूंजीवाद क्या होता है, अर्थात उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण, और साम्यवाद का अर्थ है उत्पादन के साधन पर राज्यों का नियंत्रण। एग्जाम्पल में सोवियत संघ कह रहा था कि मैं जो है दुनिया को सरकारी क्षेत्र में बदल दूंगा, लेकिन अमेरिका कह रहा था कि अगर सरकारी चीजों में सबको बदल दिया जाए तो शायद काम बेहतर नहीं होगा और लोग जो है भ्रष्टाचार फैलाएंगे। वही अमेरिका सोवियत यूनियन का मानना था कि अगर मैं सबको पूंजीवादी व्यवस्था में ले आऊंगा तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाएंगे और अमीर लोग
अमीर होते जाएंगे और वहां समानता किसी को नहीं मिल पाएगी। आगे हम देखते हैं पूर्वी यूरोपीय देशों पर सोवियत संघ का कब्जा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सेकेंड विश्व युद्ध टाइम में 1942 में देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन था उसने लगभग यूरोप के 24 से 25 देशों पर अपना कब्जा कर लिया। जब यह कब्जा कर लिया तो जो भी यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिका देश थे, ये सब का मानना था कि अगर इसी तरह से सोवियत यूनियन का प्रभाव बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कब? दूसरे विश्व युद्ध के टाइम में ही इनके बीच विवाद चलना शुरू हो गया। इसलिए अमेरिका ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले उसी के क्योंकि यूनियन के एक साम्राज्य देश था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म नहीं कर रहा था। कौन? जापान। जापान से अमेरिका ने कहा कि आप जो है अपना आत्मसमर्पण कर दो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म होने वाला है। लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जापान के जो राष्ट्रपति थे उसने बिल्कुल नहीं मानी। अमेरिका ने धमकी दिया कि मैं तुम्हारे जापान के ऊपर 6 अगस्त को, 9 अगस्त को और 12 अगस्त को 3 दिन जो है मैं न्यूक्लियर वेपन गिराऊंगा। जापान ने अमेरिका के इस बात को हल्के में ले लिया और अमेरिका ने क्या किया, जापान को डराने के लिए और सोवियत संघ को डराने के लिए, सोवियत साम्राज्य देश को डराने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। कब? 1945 में। ठीक, जो परमाणु न्यूक्लियर बम था उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। लेकिन 12 अगस्त को टोक्यो पर गिराने वाला था, उससे पहले ही क्या किया, जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए सैनिक गुट का निर्माण करना शुरू कर दिया। सैनिक गुट एक प्रकार से ऐसा गुट था जिनमें हम देखते हैं नाटो, सीटो, सेंटो, ये सभी क्या थे, एक सैनिक गुट थे। ठीक, नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था, NATO, नाटो, सीटो, सेंटो, ये क्या था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था। इसी नाटो के विवाद से आज हम देखते हैं कि जो आपका यूक्रेन और रूस के बीच जो है लड़ाई हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने कहा था यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल हो जाए। जब यूक्रेन शामिल होने का प्रयास किया तो रशिया ने यूक्रेन को मना किया। जब यूक्रेन नहीं माना तो रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो नाटो की स्थापना 1949 अप्रैल 1949 में हुई थी। जिस टाइम स्थापना हुई थी उसमें इसके 12 देश थे और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि अगर कोई भी साम्यवादी देश किसी भी पूंजीवादी देश पर, इन 12 पूंजीवादी देश पर हमला करता है, अर्थात नाटो के सदस्य देश पर हमला करता है किसी भी एक देश पर, तो ये 12 देश मिल करके उस अकेले देश का मुकाबला करेगा। और इसकी स्थापना किसने की? तो अमेरिका ने स्थापना की। आज इसमें सदस्य संख्या 27 हो चुकी है। सीटो की स्थापना भी अमेरिका ने और सेंटो की स्थापना भी अमेरिका ने की। तो अमेरिका को देखते हुए सोवियत संघ को लगने लगा कि मैं भी इसको हथियार के मामले में और सैन्य के मामले में टक्कर दूंगा, और यही गलत बात आगे बढ़ी, जिस कारण से सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था खत्म होगी। और किसने क्या किया? 1954 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की। वार्सा पैक्ट की स्थापना की। यह भी एक प्रकार से सैनिक संगठन था। इसमें कुल 8 देश थे और सोवियत संघ के अंत के साथ ही वार्सा पैक्ट का अंत हो गया, लेकिन नाटो अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी शीत युद्ध को आगे सोचा। इसके बाद हम देखते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत था। ट्रूमैन ने अपने ही विदेश मंत्री मार्शल को कहां भेजा? यूरोप की सब चीजों की जांच करवाई और देखा गया कि वहां पे गरीबी बहुत है। इसलिए जिन यूरोपीय देशों पर 1942 में सोवियत यूनियन ने कब्जा किया और देखा गया कि जो यूरोपीय देश है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तरह से बर्बाद हो चुके हैं और ये अपने से खुद खड़े नहीं हो सकते। अगर मैं इनको थोड़ा सहारा दे दूंगा तो शायद ये लोग आगे बढ़ेंगे, और जब इनको सहारा दे दूंगा तो ये हमारे फेवर में आएगा। तो अमेरिका ने क्या किया? 1948 में जितने भी यूरोपीय देशों की कमर टूटी हुई थी उन देशों को आर्थिक सहायता देकर के उन सभी देशों को अपने फेवर में कर लिया, और इससे भी तनाव जो है आगे बढ़ना शुरू हो गया। कोरिया समस्या की बात करें, कोरिया संकट भी बहुत ही बड़ा संकट था, क्योंकि कोरिया संकट हम देखते हैं कि 2 कोरिया, एक आपका उत्तरी कोरिया और एक आपका
दक्षिण कोरिया। ये दोनों कोरिया एक टाइम ऐसा था जो जापान के अंदर था, लेकिन जापान का प्रभाव कम होने के कारण उत्तरी कोरिया अलग हो गया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग हो गए। उत्तरी कोरिया के जो लीडर थे वो किम सॉम थे, उसने जो है दक्षिण कोरिया पर अटैक करने का प्लान बनाया और दक्षिण कोरिया में अपनी सेना भेज दी। जब दक्षिण कोरिया में अपनी सेना भेजी तो अमेरिका को लगा कि ये सेना जो है रूस के कहने अर्थात सोवियत संघ के कहने पर जो है दक्षिण साउथ कोरिया में गया है। तो अमेरिका ने क्या किया, उत्तरी कोरिया से उन सैनिकों को भगाने के लिए दक्षिण कोरिया में अपने सैनिकों को भेज दिया। जब तनाव बढ़ना शुरू हो गया तो यूएनओ ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस समस्या को सॉल्व किया। कब? 1955 में, और कोरिया संकट को हल किया। अगर इस समस्या को हल नहीं करता तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती। क्यूबा मिसाइल संकट तो पता ही होगा आपको, 1961 में ये क्यूबा मिसाइल संकट शुरू हुआ था। अगर अब मैं बता दूं आपको, अगर वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप में आपको तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है क्यूबा मिसाइल संकट की संभावना जो है आगे बढ़नी शुरू हुई। ये आपका वर्ल्ड मैप है। जो अमेरिका के बगल में एक जगह है, आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा, जो मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। लेकिन शीत युद्ध के टाइम में हम देखते हैं क्यूबा का संबंध मोस्टली रूप से किससे था? सोवियत संघ से था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक सहायता प्रदान करता था और क्यूबा जानता था कि अगर जो देश हमें आर्थिक सहायता देगा मैं उसी पक्ष में बात करूंगा। उस टाइम पे जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस टाइम पे 3 नेता थे। अगर हम बात करें क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्त्रो। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। अगर मैं सोवियत संघ की बात करें तो इसके राष्ट्रपति थे निकिता खुर्शचेव। ये लड़का था, लड़की नहीं था, खुर्शचेव। ठीक है, नाम से आप मजाना इस पे। जो सोवियत यूनियन था वो इस क्यूबा को क्या कहा कि मैं आर्थिक सहायता दूंगा और बदले में इसको मैं एक सैनिक अड्डे अर्थात मिलिट्री बेस बनाऊंगा। मिलिट्री बेस बना करके किस पे अटैक करूंगा? अमेरिका के ऊपर जासूसी करूंगा। अगर अमेरिका कभी भी फालतू बोलता है तो मैं उस पर बिना बोले उस पर हमला करूंगा। और यही सोच जो है इसके ऊपर आ गई। लेकिन उसे टेंशन हो गया किस बात की कि क्यूबा पे कहीं अमेरिका बम से हमला ना कर दे, क्योंकि अमेरिका के आसपास अगर कोई भी साम्यवादी देश होगा तो वो उस पर नजर डाल रखेगा और उसे उड़ा देगा। इस डर की वजह से उसने क्या किया, 1961 में क्यूबा के द्वारा अमेरिका के ऊपर परमाणु बम लगा दिया, निशान लगा दिया, छोड़ा नहीं था, निशान लगा करके छोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस बात का पता 21 दिन के बाद लगा। जब 21 दिन के बाद लगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाने से घबरा रहा था। अगर वो सोचा कि अगर मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठाया तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार अमेरिका सोवियत संघ के सबसे नजदीक निशाने में आकर फंस गया है। यह बात काफी ज्यादा ही अमेरिका को दुखी कर दिया। अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो से बातचीत की, नहीं माना। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शचेव से बातचीत की, नहीं माना। जब नहीं माना तो क्या कहा कि अब अंतिम रास्ता है, सोवियत संघ के जंगी जहाज के पीछे अपने जंगी जहाज लगा दो और परमाणु बम तैनात कर दो। पहली बार दुनिया में दोनों महाशक्ति आमने सामने आए लड़ने के लिए। अगर गलती से भी एक ने भी अटैक कर देता तो शायद दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता और शायद न्यूक्लियर हमला होता और इस हमले में पूरी दुनिया तहस नहस समाप्त हो जाती। तब जाकर के दो बड़े संगठन, एक आपका यूएनओ और एक आपका नाम NAM, जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन दोनों ने, ये दोनों एस्टेब्लिश हो गए थे उस टाइम पे। इन दोनों ने जाकर के सोवियत संघ के नेता और अमेरिका के नेता को समझाया और उनको कहा कि आप जो है अपने फायदे के लिए दुनिया को जो है कभी खतरे में मत डालो और आप लोग शांत हो जाओ, और उनको जो है अलग किया। और
क्यूबा मिसाइल समस्या को सॉल्व किया। जितने भी ये पॉइंट थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जितने भी पॉइंट है समझ करके लिख लें और अपने एग्जाम में क्वेश्चन को इजी करें। ठीक, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, जिससे कि मैं आगे आप लोगों के लिए और वीडियो ले आऊंगा। धन्यवाद।